कि साथियों, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो आप ये नाम सुन रहे हैं, ये विगत 8 सालों से इस देश में संघर्ष कर रही है, वो भी बिना संसाधन, बिना साधन के, बिना किसी सुख सुविधा के आप लोग के बीच में, आप लोग के साथ में रहकर आप लोग के लिए हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि समय समय पर कुदरत का एक इंतजाम है कि जब जब भी इस धरती पे या इस भारत में शोषित वंचितों के खिलाफ जब भी सामंतवादियों ने घोर अपराध किया है या अपमान किया है या उस काबिल नहीं हुआ, तब जो है कुदरत ने इस बहुजन समाज को एक उसका नायक दिया। उसी कड़ी में मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, बस ये जाऊँगा कि बाबा साहब, काशीराम साहब या छत्रपति साहू जी महाराज या अन्य जो भी बहुजन जो महापुरुष हुए, उनके बाद जब ये कारवां बहुजन समाज का कहीं ना कहीं अपने उन नेताओं के जरिए खराब होता जा रहा था, कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज अपने न्याय के हक और इंसाफ के न्याय के लिए उम्मीद के लिए अपने नेताओं को देख रहा था, लेकिन वो नेताओं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसी बीच में सहारनपुर में एक लड़का था जो ये सोच रहा था कि इस बहुजन समाज की दिशा और दशा अब कौन बदलेगा, मैं किसके पास जाऊं, किसके साथ लूं या कैसे मैं ये काम करूं कि अपने बहुजन समाज की स्थिति को मैं सुधार सकूं। और वो लड़का बहुत कम उम्र का था, 25-26 साल उस समय शायद उम्र हो गई। और वो थे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने बहुजन समाज के बारे में उस समय चिंतन किया। जिस समय आपके नेताओं को, जिन नेताओं को आपने वोट देकर संसद विधानसभा भेजा, जिन नेताओं को आपने पावर दिया, लेकिन वो आपके लिए खड़े नहीं हो रहे थे, आपके हक और इंसाफ के साथ जूझ नहीं रहे थे, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के लड़ नहीं रहे थे। उस समय एक लड़के ने चिंतन किया कि बहुजन समाज की दिशा और दशा कैसे बदलेगी, तो उन्होंने अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी सामाजिक संगठन का गठन किया। और इस भीम आर्मी सामाजिक संगठन का उद्देश्य इतना था कि अपने देश में जितने भी हर जगह पे जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, जहाँ घटित हो रही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे हत्या बलात्कार क्षेत्र में, या जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं में हमारे लोग पुलिस थानों में जाके FIR नहीं लिखा पा रहे हैं, जिन घटनाओं में लोग अपने बच्चों के लिए एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिन घटनाओं में लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके साथ अपनी ये भीम आर्मी खड़ी होती है, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आवाज़ उठाती। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इंतज़ार करते रहे कि काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई थी, वो पार्टी कहीं फिर से सत्ता में आ जाए, कहीं फिर से आ जाए, लेकिन उनके नालायकियों के कारण, उनके समाज में ना जाने के कारण समाज ने उनको अस्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। उनके नाकामियों के कारण भाजपा जैसी पार्टियों का इस प्रदेश में, इस देश में उदय हो गया। तो कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से बुद्धिजीवियों ने पत्रचारों के माध्यम से बहुत से लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, लेकिन हमें एक राजनीतिक संगठन बनाने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक अपना आदमी उस विधानसभा में नहीं जाएगा, जब तक अपना आदमी उस संसद में नहीं जाएगा, तब तक हमारा हक इंसाफ अधूरा है। भाई ने चिंतन किया, अपने लोगों से पूछा, अपने बुद्धिजीवियों की राय को अमल किया और माननीय काशीराम साहब के विचारधारा पर चलते हुए उनके जन्मदिन पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना किया। उस स्थापना दिवस में काशीराम साहब की जैसे विचारधारा थी, जिसकी जैसे हिस्सेदारी वैसे उसकी भागीदारी, उसमें दलित भी जुटा, पिछड़ा भी जुटा, अति पिछड़ा भी जुटा, मुसलमान भी जुटा, अपने आदिवासी भाई भी जुटे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी को निर्माण किया। संस्थापक सदस्यों के रूप में हम भी हैं, डॉक्टर आकिब के रूप में भी हैं, जिन्होंने भाई के संघर्ष को सलाम करते हुए, भाई के संघर्ष को देखते हुए अपना जो भी रोजगार क्लिनिक तक छोड़ते हुए भाई के संघर्ष के साथ आज हम भी विगत 3-4 सालों से साथ में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हम इसलिए चल रहे हैं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी तरह फिर वो भी
गुलामी के दौर में ना रहे, हमारी तरह वो भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए पैसा ना खिलाए, हमारी तरह वो भी नाकामी ना रहे, हमारी तरह वो भी बेरोजगार ना रहे, हमारी तरह वो भी अशिक्षित ना रहें। अब ये देश की विडंबना देख लीजिए कि हम लोग की आबादी, इस बहुजन समाज की आबादी इस देश में, दलित पिछड़े मुसलमानों आदिवासियों की आबादी इस देश में 85% है, और तब भी हमारी सरकार इस प्रदेश में नहीं, हमारी सरकार इस देश में नहीं, हमारी विचारधारा की सरकार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सरकार इस देश में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसको काशीराम साहब ने विरासत सौंपी, जब वो नहीं चल पा रहे, जब वो समाज में नहीं आ रहे हैं, तो समाज ने अस्वीकार किया। और जब कोई समाज में आपका, उसी में से आपका कोई बच्चा समाज के लिए काम कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, तो आप किसका सपोर्ट करोगे? जो आपके साथ खड़ा होगा, जो आपके साथ आवाज में आवाज मिला के बात करेगा। ये नाकामी रही है हमारे लोगों के पिछले कि उनको भागीदारी न मिलने का काम हो जाए। चंद्रशेखर भाई ने इस बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए इस पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में बहुजन समाज का नेतृत्व तैयार करने के लिए काशीराम साहब के फार्मूले पे चल रहे हैं, जिसमें से कुछ दलितों में उभार रहे हैं, कुछ पिछड़ों में उभार रहे हैं, कुछ अति पिछड़ों में एक नेता पैदा कर रहे हैं, एक मुस्लिम के रूप में मुझे एक नेता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अपने समाज को, अपने बहुजन समाज को हम लोग आगे चलकर एक सही दिशा और दशा दे पाए। इस देश में 60% आबादी होगी पिछड़ों में, 27% आरक्षण है, वो भी 27% आरक्षण में से मुश्किल से पिछड़ों को मिलता होगा 15% आरक्षण। अभी आपने देखा होगा 69,000 वाला जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कितना लोग लगे रहे। भाई जब चंद्रशेखर आजाद थी, जब आंदोलन में गए, वहाँ पर दिन रात हम लोग जगे, आंदोलन किए, करीब 1 हफ्ता 10 दिन बाद तब जाकर सरकार ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोग की भर्तियाँ ली जाएंगी। लेकिन क्या आपने उन नेताओं से पूछा जिनको आपने वोट किया, कितने सालों तक वोट किया? मैं उन पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने उन नेताओं से पूछा जिनको आपने वोट के बल पे संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा, मंत्री बनवाया, क्या उन्होंने आपके हक अधिकारों के लिए कहीं भी आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो परिवार समर्पित नेता है या तो पार्टी समर्पित नेता है, तो समाज समर्पित नेता नहीं। तो हमें कौन सा नेता चाहिए? समाज समर्पित नेता। हम अपना चुनाव समाज के लिए जो कार्य करेगा, जो समाज के लिए खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे। और वो संघर्ष कौन कर रहा है, वो आवाज कौन उठा रहा है? वो है सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। उन्होंने आवाज उठाई प्रेस के माध्यम से कि इस देश में 60% आबादी पिछड़ों की है और अभी तक उनको सिर्फ 27% आरक्षण मिलता आ रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 1992 का एक आदेश था इंदिरा साहनी के मामले में कि 50% आरक्षण के ऊपर अब आरक्षण नहीं होगी, उसकी बाध्यता थी। लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मनमानी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 10% EWS अलग से कोटा फिक्स कर दिया। तो जब आरक्षण की सीमा खत्म हो गई है, तो क्या पिछड़ों को हक नहीं है कि उनका 27% आरक्षण बढ़ाकर 15% और किया जाए? जिसकी जैसी भागीदारी वैसे उसकी हिस्सेदारी। तो इस फार्मूले पे चलते हुए क्या योगी सरकार या मोदी सरकार को नहीं चाहिए उन पिछड़े, उन अति पिछड़ों को भी और परसेंटेज बढ़ा के उनको सरकारी नौकरियों या शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीतिक रूप से उनको तैयार करें, उनके समाज को बढ़ाएं? लेकिन क्या आपने जिनको वोट दिया, जिनको आपने ऊपर किया, उन लोगों ने आपका साथ दिया या आपकी आवाज उठाई? नहीं उठाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने आपकी आवाज उठाई। उन्होंने लिखित रूप से अपने पदाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति महोदया के तक ये ज्ञापन पहुंचाया कि
कि हमारे अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज की आबादी अगर 60% है तो अगर 27% आरक्षण मिल रहा है तो 15% आरक्षण और दिया जाए, जिससे कि हमारे कश्यप, मल्ला, केवट, बिंद, कहार, ऐसे गडरिया, ऐसी कई जातियां हैं जो अभी भी सामाजिक और राजनीतिक मुख्य धारा से बहुत पीछे। उनको अगर आरक्षण देकर अलग से लाभान्वित ना किया जाए तो आज भी 70 साल बाद आज भी वो ऐसे ही बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। तो आप मंथन करें, आप चिंतन करें कि आजाद समाज पार्टी का साथ क्यों दें। आप आज तक अगर वोट देते आए हैं तो आप ये भी चिंतन करें कि आप पछतावा करें कि आज तक मैंने इतने सालों से जिन जिन पार्टी को वोट दिया वो गलत दिया। आप ये आकलन करें कि हमारे समाज की, बहुजन समाज की अगर इतनी बड़ी हिस्सेदारी है और हम देश और प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाए, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो ये हमारी नालायकी है, हमारी नासमझी है कि हमें वो आते हैं अलग अलग तरीके से हमको लुभावने ऑफर देते हैं, प्रलोभन देते हैं और हम लोग उसमें लोग जाते हैं और अपना वोट हम गलत जगह पे दे देते हैं। याद रखिए, आपका एक गलत वोट कहीं ना कहीं आपके उन बच्चों की गलत दिशा भी तय कर रहा है, क्योंकि आपने अगर गलत वोट जगह दिया है तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो सिर्फ अपने समाज के लिए काम करेगा, आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। तो आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने वोट के महत्व को समझें, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति, जैसे कि बाबा साहब कहे गए थे कि वोट की ताकत में अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं होगा। और जब उन्होंने वोट का अधिकार लिया, उस संविधान में लिखा, तो उन्होंने कहा मैंने आज रानी का पेट काट दिया। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति आपको दी थी कि जिससे आप अपना राजा, अपना हुक्मरान खुद चुन सकते हैं। लेकिन इतने सालों में, आज़ादी के 72 साल हो गए, फिर भी आपने अपने समाज की दिशा और दशा के बारे में ना सोचा। बीच में माननीय कांचीराम साहब ने आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, बहुत कुछ समझाया, हर जगह के जागरूकता फैलाई, लेकिन फिर ना कहीं हमारे कांचीराम साहब ने जिनके हाथों में विरासत दी थी वो कहीं ना कहीं नेतागढ़ भटक गए और ये समाज भी भटक गया। लेकिन दोस्तों और साथियों, आज फिर वही दौर आया है, आज फिर वही कांचीराम साहब का दौर आप लोग ले आइए और चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करिए, उनके पार्टी से, हमारी पार्टी से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बहुजन समाज का कायाकल्प करिए। अब इस देश में भाजपा तो एक तरफ कहती है दलितों के घर जाके खाना खाती है, दिखावा करती है कि मैंने इनके किनारे बैठ के प्लेट में खाना खाया। अरे अगर आप दिल में जोर ना होता, आपकी दाढ़ी में तिनका ना होता, तो आप खाने का दिखावा क्यों करते? आप दिखावा क्यों करते? मतलब ऐसी स्थिति इस समाज की अभी भी आप लोगों ने बना दी है। इस आज़ादी के 72 साल बाद भी ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं इनके बराबर हूँ। मतलब 72 साल आज़ादी हो गए और भाजपा के लोग आके दलितों का खाना खा के थाली के साथ फोटो खिंचाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे ये इंसान थे ही नहीं। क्या आप लोग इंसान हैं कि नहीं है? तो आप लोग की गैरत, इंसानियत है कि नहीं है? तो वोट भाजपा क्यों देते हो? वोट उन लोगों को क्यों देते हो जो लोग आपके अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते? आप उसका साथ क्यों नहीं देते हो जो आपके संघर्ष में, जो आपकी परेशानियों में खड़ा होता है? आप लोग को सोचना होगा। अब आप ये सोच लीजिए, इस उत्तर प्रदेश में खाली अनुसूचित जाति में, इस दलित वर्ग में करीब 66 जातियां होंगी, करीब 66 जातियां होंगी। क्या कभी योगी सरकार ने अलग से कुछ ऐसा आरक्षण किया? उसमें से भी 66 जातियों में से करीब करीब अधिकांश 60 से 70% जातियां ऐसी होंगी दलित वर्ग में कि जिनके पास अभी शिक्षा कोसों दूर है, जो आज तक शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ पाए। उनको अगर आप बताने जाएंगे बाबा साहब या संविधान, इस बारे में तो बहुत से लोग अभी जानते भी नहीं।
लेकिन क्या अगर इस सरकार की नीयत साफ रहती तो क्या ये लोग ऐसी कोई योजना निकालते या कोई ऐसा 5-10% का आरक्षण अलग से देते या इन जातियों को रेखांकित करके अलग से लाते और इनको सरकारी लाभ देके इनका जीवन स्तर सुधारते। लेकिन वो नीयत नहीं, क्योंकि ये आपकी सरकार नहीं। चेहरा तो है लेकिन नीयत नहीं। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। पिछली कई सरकारों में जो भी हमारे शोषित वंचित समाज के लोग थे, भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो अपने जमींदारों के यहाँ खून पसीने से उनकी फसल उगाते थे, लेकिन उस फसल पर उनका अधिकार नहीं। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, जमीन सरकारी है, वो सब हमारी है। उसके तहत उनके दबाव के तहत पिछले कुछ सरकारों ने अपने इन शोषित वंचित समाज को जमीन आवंटित की थी, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उसमें एक ऐसा था कि कभी अगर विकास के नाम पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो मैं ज़मीन सरकार उससे वापस ले सकती है। आज इस भाजपा गवर्नमेंट पे बागपत, शामली, आजमगढ़, अयोध्या, अन्य ऐसे जिले हैं जहां विकास के नाम पर सरकार उन भूमिहीन शोषित लोगों को जो जमीनें थी मिली उनसे वापस ले ली, सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे? विकास के नाम पे। आप अगर पता करने जाओगे कि जितनी जमीनें सरकार ने छीनी है उसमें से अधिकांश किसकी हैं, आपको पता चलेगा कि उसमें से अधिकांश ज़मीनें करीब 95% ज़मीनें अगर होंगी तो SC, ST, OBC या किसी मुस्लिम की। आप लोग को ये सब जानना जरूरी है कि इस देश में हो क्या रहा है, आपके अधिकार कैसे सुरक्षित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में भर्तियाँ निकलती हैं, उन भर्तियों में मान लीजिए 10 वार्ड निकले, 10 वार्ड में से 4 जनरल हो गए, 3 SC हो गया, 1 ST हो गया या माइनॉरिटी हो गया। तो 4 जो जनरल के होंगे उस पर तो वो लोग बोल देंगे कि ये सुटेबल है, इस भर्ती के लायक है। बाकी जो 6 बचेंगे उसमें लिख देंगे नॉट फॉर सुटेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस नौकरी के लायक सही नहीं पाएगा, आगे फिर से वार्ड निकलेगी और फिर उसके बाद लेटरल एंट्री से ऊंची पोस्टों पर भी अपने लोगों को बैठा देते हैं। ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है और हम लोग आंख बंद करके सिर्फ जगीरा सारा रारा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम लोग आंख बंद करके सिर्फ जगीरा सारा रारा, बाकी क्या हो रहा है, क्या मतलब, हमको भैया वोट दो, नोट लो, बाद में जाओ। तो काशीराम साहब ने कहा था वो लोग बहुत चालाक हैं, आपको अलग अलग तरीके से लुभाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से चलेंगे, आपके पास आएंगे, साड़ी लेके आएंगे, नोट लेके आएंगे, चीनी शक्कर लेके आएंगे। तो मेरे बहुजन साथियों, काशीराम साहब ने कहा था नोट रख लेना, साड़ी रख लेना, चीनी रख लेना, चाय पत्ती रख लेना, लेकिन वोट अपने समाज के व्यक्ति को देना। जब आप ये काम करना चालू कर दोगे तो अगले 5 साल बाद वो आपके पास नहीं आएंगे। उनको ये लग जाएगा कि यह समाज अब बिकाऊ नहीं है, अब ये समाज को हम खरीद नहीं सकते हैं, इसके अंदर भी एक स्वाभिमान जाग चुका है। तो इस स्वाभिमान को बचाए रखिए। स्वाभिमान और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था अपने वोट की रक्षा आप एक बेटी की तरह करो, क्योंकि बेटी आपकी स्वाभिमान और सम्मान होता है, बेटी की रक्षा आप स्वयं करो। लेकिन आप लोग शायद बीच में फिर कुछ भटक गए हैं, फिर आप लोग इधर उधर हो गए हैं। अब आप लोग को फिर से संगठित करने वाला आ गया, आपके बीच का आदमी आ गया, आपके समाज का आदमी आ गया, आपकी बात कहने वाला आ गया, और वो है सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। उस बहुजन मसीहा का आप लोग साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें।
इतने 8 सालों के संघर्ष के बाद हम लोग ऐसे मुकाम पे हैं, कितने लोग आप लोग आए संख्या में, आप लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इतनी बारिश में भी आप लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समाज का दर्द होगा, कहीं ना कहीं आपको अपने उस बेटे से लगाव होगा, कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर भाई के संघर्ष से प्रभावित होंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ बैठने तक नहीं रखना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। हमारी पार्टी से जो भी कल को उम्मीदवार खड़ा होगा, जो भी इस पार्टी का पदाधिकारी होगा, जो भी यहाँ पे संगठन का पदाधिकारी होगा, उसका साथ आपको देना, उसके साथ आपको लग के काम करना है। एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह कैसे अपने आप परिवार को आगे बढ़ाते हो। तो इस पार्टी को आपको पालना भी है, पोषण भी करना है, इसको आगे बढ़ाना है। एक बच्चे की तरह आपके सामने पार्टी आई है, लेकिन एक नौजवान की तरह को खड़ा करना है। उगता सूरज देख लिया है, अब चढ़ता सूरज देखना बाकी है। उगता सूरज चंद्रशेखर आजाद, बस उनको खाली चढ़ता हुआ देखना बाकी है। तो आप लोग सूरज की गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए, और हम लोग आज से प्रण लेके जाएं कि आज से अपने बहुजन समाज आसपास के लोग, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी भाई जितने भी लोग हैं, उनको जागरूक करें, उनको समझाएं कि हमारे हक अधिकार क्या है, हमारे संविधान को कैसे ये लोग गिरा रहे हैं। अभी आपके सामने कुछ ही महीना पहले संसद भवन का निर्माण होता है। उस संसद भवन में उसका शुभारंभ करने के लिए, उसका फीता काटने के लिए कौन जाता है? नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। अब आप बताइए, इस देश में सबसे उच्च पद पर कौन है? राष्ट्रपति महोदया हैं, जो कि एक आदिवासी समाज से आती है। बहुत से लोगों ने बोला, बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन क्या राष्ट्रपति महोदया जी को मौका मिला? कहीं आपको फोटो दिखा? वो सिर्फ पद है, सिर्फ पद है, उस हाथ में है नहीं। वो सिर्फ पद है, कब किसी और का, कलम किसी की, स्याही किसी की। तो ऐसा हमें नेता नहीं चुनना कि हम जिसको वोट दें, जिसको बनाएं, वो जाकर कल किसी कहीं और को बिक जाए। तो हमें ऐसा नेता चुनना है, हमें ऐसी पार्टी चुननी है, हमें ऐसी विचारधारा चुननी है जो हमारे समाज के लिए ठीक हो, हमारे परिवार के लिए ठीक हो, हमारे लिए ठीक हो, आगे भविष्य के लिए ठीक हो। तो हमें अपने समाज में से नेता चुनना है, और वो नेता चुनना जो संघर्ष कर रहा हो, जो मेहनत कर रहा हो। आप उस संघर्ष को देखिए, उस संघर्ष को समझिए। कितना 7-8 सालों में बिना किसी गलत समझौते के भी वो आपके बीच में वो नेता चल रहा है, उसके लोग चल रहे हैं। आज से आप लोग जाइए, समाज में जाइए, समाज में काम करिए, और एक अनुशासित जो एक कार्यकर्ता होता है, एक पदाधिकारी होता है, मैं अपने पार्टी, अपने संगठन के पदाधिकारियों को भी बताना चाहूँगा कि अनुशासित तरीके से आप जाएँ, समाज में जाएँ, हर चीज़ सीखें, राजनीति सीखें। क्या सिर्फ उनको अधिकार है कि कोई सिर्फ राजनीति कर सकता है? हम लोग भी राजनीति कर सकते हैं, और इस राजनीति को सिखाने का श्रेय, इस समाज को जगाने का श्रेय माननीय काशीराम साहब को जाता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी इस शोषित वंचित समाज को उठाने में लगा दी। तो हम लोग, बाबा साहब का खून है, हम लोग के अंदर भी बाबा साहब का खून दौड़ रहा है। तो हम लोग भी आज से एक प्रण लेके जाएंगे, हम लोग ना बिकेंगे और ना बिकने देंगे। और अगर आएंगे खरीदने तो ले तो लेंगे, लेकिन बिकेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अपने समाज को उठाएं, और अपने नेताओं से जिनको आपने आज तक वोट दिया है, उन नेताओं से सवाल पूछना चालू कर दीजिए। उनसे पूछिए कि भैया, इस विधानसभा में मैंने आपको विधायक बना के भेजा, तो हमारे बस्ती में अभी कच्ची सड़कें क्यों? हमने आपको उस विधानसभा में भेजा, तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल, अस्पताल क्यों नहीं? हमने आपको अगर विधानसभा में भेजा, तो हमारे रोजगार संबंधी समस्याओं को, स्वास्थ्य संबंधी
समस्याओं को आप क्यों नहीं विधानसभा में उठाते? आप कोई अपनी बाइट दिखा दीजिए जिसमें आपने हमारे समाज की बात की। अगर वो नेता ना आपको बाइट दे पाए तो उसको खदेड़ दीजिए। अगर वो आपको ना बता पाए कि मैंने कुछ नहीं किया तो उसको आप खदेड़ दीजिए। उससे फिर आप उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। आप अपना काम करिए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए, अपनी पार्टी को आगे करिए। कि इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।